Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. आज है 9/5/2017. Do make sure to follow us on our Facebook page for the PDF of the video because it's going to be a great video. Let's discuss the quote of the day. So as you can see, प्रशांत सर ने काफ़ी फोटोशॉप का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे. But anyway, have a look at the quote. Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength. मतलब कि जीतने से strength नहीं आती. जीत गए आप you're on top of the world, वहाँ से आपकी strength नहीं आ रही. उसके बाद आप जब और आगे जाने की कोशिश करोगे, उसमें जो आप स्ट्रगल्स फेस करोगे, जो आप हार्डशिप्स फेस करोगे, जो आप वो टाइम फेस करोगे जब व्हेन यू फील वीक, एक वीकनेस की फीलिंग आती है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे कंपेटिटर्स कहाँ पे हैं, कब कैचअप करूँगा. बट स्टिल इवन आफ्टर नोइंग दैट आप फिर भी खड़े होते हो, देखी जाएगी, फिर भी मैं चलूँगा. आई विल स्टिल गिव इट माई बेस्ट. वो एटीट्यूड है ना, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ. सो कभी भी whenever you feel कि मैं इंग्लिश में ये अभी सेंटेंसेस नहीं बना पा रहा, बोलने में दिक्कत आती है, वेरियस प्रॉब्लम्स, ग्रामर का इशू है, नेवर लेट दैट बॉग यू डाउन. कभी भी उसको अपने पर हावी मत होने देना, क्योंकि वहीं से आपकी स्ट्रेंथ आएगी. इफ़ यू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, हाँ वहीं बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा. जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप स्ट्रगलिंग, दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज सैंग्विन. ये वर्ड मैंने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से लिया है, सो आई होप यू विल अप्रिशिएट माई एफर्ट. मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि एक रिव्यू लेके आऊँ द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का. उसमें जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें 70 to 80% तो खैर जी के पोर्शन ही होगा, बट 20% मैं ये भी कोशिश करूँगा कि वहाँ पर जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उनमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें, कुछ सीखें उससे कि कितनी अच्छी इंग्लिश है उन लोगों की, हाउ वी कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम दैट. सो खैर अभी के लिए बात करते हैं सैंग्विन के बारे में. देखिए सैंग्विन काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है. पहले इसका रूट वर्ड, पहले इसका मीनिंग बताता हूँ, फिर रूट वर्ड बताऊँगा आपको. सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक. हिंदी में हम कहेंगे आशावादी, स्पेशली एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. ठीक है, ये नहीं कि जनरली ऑप्टिमिस्टिक, खासकर जब स्थिति आपके फेवर में नहीं है तब भी एक तरीके से आशावादी रहना. तो इसके सिनोनिम्स होंगे टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश. बुलिश आपने स्टॉक मार्केट के संदर्भ में कई बार सुना होगा. कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, मतलब कि काफ़ी आगे बढ़ रही है, ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द फ्यूचर, होपफुल है, कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है. तो ये जो वर्ड है ना सैंग्विन, ये सैंग्वी नाम का एक रूट वर्ड है, यहाँ से ये वर्ड आता है. इसका मीनिंग होता है ब्लड. अब आप कहोगे अच्छा रूट वर्ड का मीनिंग ब्लड है, सैंग्विन का मीनिंग ऑप्टिमिस्टिक है, डजंट मेक सेंस. समझाता हूँ. पहले तो सैंग्वी के कुछ और यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं. सैंग्विनरी, सैंगफ्रॉइड. देखो अब आप कहोगे ब्लड क्यों आता है यहाँ पर. पुराने ज़माने में मानते थे कि जिसके गाल थोड़े लाल हैं चेहरे पे, हम इंडियंस की इतनी दिखती नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये सारे जो भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ये ठंडे देशों की है, वहाँ पे लाइट स्किन लोग होते हैं, तो वहाँ पर जो लाली होती है काफ़ी हद तक उनके गालों में दिखती है. सो वहाँ पर मानते थे कि अगर कोई आदमी उसमें काफ़ी खून है, उसका काफ़ी लाल खून है, तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है. वो बहुत कुछ एक इंडिकेट करता था उस समय के हिसाब से. वो इंडिकेट करता था हेल्थ, पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिज्म वगैरह. ठीक है, तो वहाँ से ये वर्ड आता है, उसका मीनिंग आता है. सैंग्विन का मीनिंग भी काफ़ी हद तक ब्लड जैसा लाल हो सकता है, बट यूज़ करते नहीं है. आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि सैंग्विन मीन्स ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. हाँ, सैंग्विनरी जो है इसका मतलब ऑप्टिमिज्म नहीं होता, इसका मतलब होता है खून, जहाँ पर खून बहुत सारा इन्वॉल्व हो. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ब्लडी. अच्छा, सैंग फ्रॉइड क्या होता है. सैंग फ्रॉइड थोड़ा अलग है, वो डायरेक्टली खून से रिलेशन नहीं है इसका. इसका मतलब होता है कंपोजर, सेल्फ पोजेशन, टू बी काम. ऑलराइट. सो सैंग्विन का मतलब ऑप्टिमिज्म. अच्छा, तो इसका एक सेंटेंस बनाते हैं. वी कैन से इवन आफ्टर डीमोनेटाइजेशन IMF इज सैंग्विन अबाउट इंडियन इकोनॉमीज फ्यूचर. तो आपको पता है विमुद्रीकरण के बाद सब कह रहे थे अब इंडियन इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, ग्रोथ रेट बहुत गिर जाएगी, मतलब. बट
जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF ने सपोर्ट किया है इंडियन इकोनॉमी को और कहा है कि फ्यूचर अच्छा है, सो हम क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही उनका सैंग्विन व्यू पॉइंट है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। सर्जिंग, सर्जिंग का क्या मतलब होता है? देखो, सर्जिंग बेसिकली इसका मतलब होता है एक सडन फॉरवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट। तो देखो यहाँ पर द हिंदू में इन्होंने जो सेंटेंस, द हिंदू नहीं सॉरी, ये द इकोनॉमिस्ट से लिया है, देयर प्रॉफिट्स आर सर्जिंग। अच्छा, प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं, या दे आर इंक्रीजिंग, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट है उसका। तो इसके सिनोनिम्स होंगे सडन इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपस्विंग, रश, फ्लो। ओके, तो इसका रूट वर्ड क्या है? देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है रूट वर्ड इसका। सर्ज, सर दोनों यूज़ कर सकते हो, डजेंट रियली मैटर, सर यूज़ कर लो, ज़रा इजी है, SUR। तो इसका मीनिंग होता है राइज करना। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं विद सिमिलर रूट वर्ड। रिसर्जेंट, रिसर्जेंट होता है कोई चीज़ जो वापस राइज कर रही हो, ठीक है। आपने क्रिकेट मैच में काफ़ी बार सुना होगा कि रिसर्जेंट इंडिया चेस डाउन अ मैसिव टोटल। तो रिसर्जेंट इंडिया का मतलब यहाँ पर कमेंटेटर ये कहने की कोशिश कर रहा है या तो इंडिया पिछला मैच हारा है, या तो बहुत सारी विकेट्स गिर गई थी इंडिया की स्टार्टिंग में और उसके बाद कोई धोनी जरा कोई बंदा आ गया, उसने पूरा मैच अकेले ही कैरी कर लिया, ठीक है। रेजरेक्ट भी हो सकता है, रेजरेक्शन, रेजरेक्ट करना होता है कोई मरी हुई चीज़ को वापस जिंदा करना। तो अब जैसे कोई आपको पता है मैमथ जो था एक टाइम पे, वूली मैमथ, हाथी जैसे क्रीचर था, एक्सटिंक्ट हो गया था बहुत हज़ारों सालों पहले, तो उसको वापस से उसको रेजरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन यूनियन में, आई थिंक ब्रिटेन में। तो वो क्या है, वो राइज करेगा वापस, ठीक है। वो एक तरीके से जो अब ये इडियोमेटिकली मैं कह रहा हूँ कि जो डिक्लाइन कर गया था, उनकी अब एक्सटेंट हो गए थे, वो वापस राइज करेगा, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ वूली मैमल्स विल राइज अगेन बिकॉज ऑफ रेजरेक्शन डन इन यूरोपियन यूनियन, समझ गए, ठीक है। सर मतलब राइज करना। तो यहाँ पे दो इसके सेंटेंस बनाए हैं। Our surging currency is having a negative effect on the export sector of the economy। तो ये तो खैर इंडिया के बारे में सही है, आपको पता है रुपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है डॉलर के मुकाबले, अच्छी बात है। बट हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो खुश नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, और उनकी जो अर्निंग है उस पर फ़र्क पड़ेगा। सेकेंड सेंटेंस है, ही फेल्ट अ सर्ज ऑफ एंगर एज ही वॉच्ड हिज एक्स वाइफ एंटर द रूम विद her new boyfriend। Doesn't really require a lot of explanation, nor am I going to give one, so let's move on to the next word। Alright, so ये idiom कवर करते हैं अब। कल किसी ने ये idiom पोस्ट किया था, काफ़ी उसको अफोर्ड्स आए थे, so I'm just covering this। handle someone with kid gloves। देखो पहले तो अगर मान लो यहाँ पर someone हटा दो, सिर्फ यही लिखो handle with kid gloves, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही सावधानी से, कॉशन के साथ, ध्यान से, जेंटली डील करना। अगर मैं यहाँ पे सम्मान लगा देता हूँ तो मतलब किसी व्यक्ति से बहुत ही केयरफुली बात करना। क्यों? क्योंकि बड़ा टची आदमी है, उसको आपने ये बोल दिया कि कुछ भी बोल दिया आपने कि शर्ट आपको सूट नहीं कर रही, सैड लग रहे हो क्या, वो रो देगा उस पर, ठीक है। तो बहुत ही टची, सेंसिटिव, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव आदमी है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से बात करना। हैंडल समवन विथ किड ग्लव्स। अब ये जो किड है ना यहाँ पर, ये इंसान के बच्चे वाला किड नहीं है, ये गोट के बच्चे वाला है, ठीक है। तो किड ग्लव्स आर सिंपली ग्लव्स मेड फ्रॉम किड लेदर, इन अदर वर्ड्स स्किन फ्रॉम यंग गोट। तो आइडिया मुझे तो खैर बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा है कि उसके कोई ग्लव्स कैसे पहन सकता है, बट एनी वे, सो द थिंग इज़ कि किड ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सो अब आप अगर उसको बहुत ही रफ तरीके से यूज़ करोगे तो वो फट भी सकते हैं। तो आज के टाइम में किड ग्लव्स बहुत कम पहनते हैं, आई थिंक ये 18th-19th सेंचुरी के आसपास बहुत पहनते थे, आजकल इतना लोग पहनते नहीं है। सो वहीं से ये इडियम आता है, क्योंकि सिंस आप किड ग्लव्स पहन रहे हो तो सीधी सी बात है, यू विल हैंडल वट एवर यू आर डूइंग विद अ लॉट ऑफ केयर। तो इसके दो सेंटेंसेस बन सकते हैं। इसमें जो पहला सेंटेंस है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत सारे मैंने यहाँ पे जो पहले हम वर्ड्स याद कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया है, वो भी मैंने मेंशन किए हैं। द स्नॉबिश डॉटर ऑफ द रिच मर्चेंट हैज़ अ फ्रेजाइल ईगो, यू मस्ट हैंडल हर विद किड ग्लव्स। तो स्नॉबिश और फ्रेजाइल का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, अगर याद हो तो। बाकी मैंने आपको सीधा सीधा यहाँ पर हिंट तो बड़ा दे ही दिया है, आप इजीली उसको देख सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, माई फ्रेंड इज़ क्वाइट सेंसिटिव एंड आई होप यू हैंडल हिम विद किड ग्लव्स।
ऑलराइट, तो बहुत ही सेंसिटिव आदमी है, मुझे उम्मीद करता हूँ बहुत ही आप केयर के साथ उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे बिना उससे बात करोगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, MCQ, तो आपको बताना है ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में इसको अटेम्प्ट करिएगा, आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। PDF सारी वीडियोस की कलेक्ट करिएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि महीने की उनको एक बंडल में PDF चाहिए, वो भी मैं कोशिश करूँगा, बट दैट विल ओनली बी अवेलेबल ऑन माई फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज पे ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर पाएँ, ताकि मैं वहाँ पर MCQs भी शुरू कर दूँ या और भी चीज़ भी शुरू कर पाऊँ। सो डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज। आगे ये एक फ्रेजल वर्ब है, पैड डाउन। बड़ा एक सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है, कुछ ज़्यादा इसका ओरिजिन नहीं है। देखो, पैड डाउन का मतलब होता है टेम्परेली कहीं पर बेड सा अपना बिछा कर वहाँ पर सो जाना, ठीक है। टू मेक वंस बेड समवेयर, यूजुअली एक कैजुअल और टेम्परेरी बेड, ठीक है। तो कहीं पर एक रात के लिए कहीं पर सो जाना टेम्परेरीली। अच्छा, तो उसको पैड डाउन कहेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे इसको, आप कह सकते हो आई होप ही डजेंट माइंड इफ़ आई पैड डाउन एट हिज प्लेस फॉर द नाइट एज आई फॉरगॉट टू मेक होटल रिजर्वेशन। तो IBBO कोई की जो ऐप है, जो भी ऐप है, उसने डाउनलोड करी नहीं, और उसकी वजह से उसको ही विल हैव टू पैड डाउन एट हिज फ्रेंड्स प्लेस या जहाँ भी। सो याद रखिएगा, पैड डाउन मतलब टेम्परेरीली कहीं पर सोना। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरोर। फिरोर का देखो मतलब होता है एक आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर या एक्साइटमेंट। सडनली पब्लिक बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाए या एक्साइटमेंट हो जाए। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कमोशन, कमोशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपरोर, आउटक्राई, डिस्टर्बेंस, हबब, टुमुल्ट, टुमुल्ट अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका काफ़ी अच्छा सिनोनिम हो सकता है फिरोर, और बेसिकली उत्तेजना कह लो। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस है, द एंग्री फैंस क्रिएटेड अ फ्यूरोर व्हेन द क्रिकेट मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। तो सीधी सी बात है, टिकट लेके सारे धक्के खा खा के स्टेडियम उन्होंने भरा, और बाद में पता लगा कि विराट कोहली को देखने का मौका नहीं मिलेगा, धोनी को देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, फिरोर ही होगा, उसके बाद कमोशन हो जाएगा, सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसका एंटोनिम सिंपल सी बात है, काम, हश, पीस एंड क्वाइट। अगला शब्द है गॉलिंग, एडजेक्टिव है। अगर कोई चीज़ गॉलिंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनोयंस कॉज कर रही है, रिजेंटमेंट कॉज कर रही है। इट इज़ बेसिकली अनोइंग। मैडनिंग है, मैडनिंग मतलब ऑलमोस्ट पागलपन की कगार पे किसी को धकेल रही है। अर्कसम है, अनोइंग है, वैक्सिंग है, वैक्सेशियस है, इन्फ्यूरिएटिंग है। ऑलराइट, सो इट इज़ गेलिंग। अच्छा, तो यहाँ पर इसके दो सेंटेंस है, पावर कट्स आर गैलिंग। अच्छा यार देखो, पावर कट्स मतलब सीधी सी बात है, लाइट जाना। गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ रही है, तो अचानक से पावर कट शुरू हो जाए तो क्या होगा, इट विल बी मैडनिंग। लोग पागलपन की कगार पे चले जाएंगे क्योंकि एसीज नहीं होंगे। अच्छा, सेकंड सेंटेंस है, द मर्डरर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम प्रिजन वॉज गैलिंग टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। तो सीधी सी बात है, निर्भया केस का भी रिसेंटली वर्डिक्ट आया है, चारों लोगों को फांसी मिली है। तो उससे पहले अगर मान लो कि उन सब लोगों को ऐसे ही बरी कर दिया जाता, तो उनकी जो निर्भया की जो फैमिली थी उनके लिए क्या होता, गैलिंग होता, ठीक है, गैलिंग होता। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम है वो है प्लीजिंग, कंफर्टिंग या डिलाइटफुल। द नेक्स्ट वर्ड इज ओपाइन। ओपाइन का मतलब होता है अपना ओपिनियन देना, टू स्टेट वंस ओपिनियन। ऑलराइट, वर्ब है। तो इसके सिनोनिम्स हैं टू सजेस्ट समथिंग, टू सबमिट समथिंग, टू प्रपोज समथिंग, या टू डिक्लेयर समथिंग, या कुछ कमेंट या रिमार्क करना। तो इसके कुछ यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। डॉक्टर भी कुछ कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ओपाइन दैट पेशेंट शुड स्टे अवे फ्रॉम वैक्सीन, या कुछ भी आपका जैसे आपका मन कर रहा है, मतलब डॉक्टर्स वो कहते हैं ये बात, ठीक है, उनका ओपिनियन है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डाइटिशियंस ओपाइन दैट अ वेजिटेरियन डाइट इज़ गुड फॉर द बॉडी। ये फैक्ट नहीं है, मैं ऐसे ही बस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, मैनी पॉलिटिशियंस ओपाइन दैट द कंट्री नीड्स अ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्या है, उनका ओपिनियन है, वो प्रपोज करते हैं कि देश को एक दूसरा क्या चाहिए, एक ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, ठीक है। सो इसका जो रिलेटेड वर्ड है वो है कमेंटेट करना, आर्टिकुलेट करना, एक्सप्रेस करना, टू से, स्पीक, या टू स्टेट समथिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज रैकस, एडजेक्टिव है। रैकस का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हार्श और लाउड नॉइसेस बना रही हो, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे राउडी, नॉइजी, बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस होता है कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ मचा रहा हो, ठीक है।
एनर्जेटिक एंड वेरी लाउड। तो याद रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्क्रीचिंग भी कह सकते हो, लाउड भी कह सकते हो, अनोइंग टू सम एक्सटेंट, नॉट एंटायरली अनोइंग बट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो इसका सेंटेंस जो बनाया, द टीचर ऑर्डर्ड द रैकस स्टूडेंट टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। हम सब लोगों ने ये सीन देखा होगा अपनी लाइफ में। सेकेंड सेंटेंस है, द न्यू नेबर्स हैड अ रैकस पार्टी, ओके। तो दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसके एंटोनिम्स होंगे सॉफ्ट, डलसेट, पीसफुल, क्वाइट एंड रिस्ट्रेन्ड। तो याद रखिएगा रैकस। आगे देखिए, आप लोगों के लिए एक MCQ है, आपको बताना है जंप द बैंड वैगन का मतलब क्या है, ठीक है। तो वैसे अगर किसी को ईडियम्स का एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन चाहिए तो स्टडी IQ चैनल है, इंडियाज़ मोस्ट सब्सक्राइब्ड एजुकेशन चैनल। वहाँ पर मैंने बहुत सारी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियोस अपलोड करी हैं और आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो है जिसमें अराउंड 30 के आसपास ईडियम्स हैं, इट हैज़ 75,000 व्यूज़। और उसके अलावा फिर मैंने टॉपिक वाइज वीडियो भी बना रखी है, सो यू शुड वॉच दोज वीडियोस अगर आप ईडियम्स को अच्छे से याद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताइएगा कि जंप द बैंड वैगन का अर्थ क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, सो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है गेलिंग पर। ऑलराइट, सो गुड लक विद दैट। और जो लोग सेंटेंसेस नहीं बना रहे हैं, आई ओनली हैव वन थिंग टू से, आपका एंड में काफ़ी नुकसान होगा इससे, क्योंकि जो मैं सेंटेंसेस बनाने को कहता हूँ ये सिर्फ वो कैप को मेमोराइज़ करने के लिए नहीं कहता। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए आज के टाइम में, आपको कहीं ना कहीं लिखना भी पड़ेगा इवेंचुअली, ठीक है। अगर चलो गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है तब कहीं तो जाके लिखोगे ना। सो लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। और ख़ासकर यूट्यूब के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ठीक है आप बैठ सकते हो, टीचर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, बट आप अपनी तरफ से अगर कुछ इनिशिएटिव नहीं लोगे, कुछ लिखोगे नहीं, सो कुछ फ़ायदा नहीं है। ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि प्रवचन सुन रहे हो बाबा जी का, ठीक है। तो ये लोग इवेंचुअली रियलाइज़ करते हैं जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है। सो लिखिए, और आई एश्योर यू जो लोग लिखते हैं सेंटेंसेस, दे आर एक्सपीरियंसिंग ट्रमेंडस प्रोग्रेस। आप कमेंट बॉक्स में जो टेस्टिमनीज हैं वो पढ़ सकते हैं। जो लोग रेगुलरली सेंटेंसेस बना रहे हैं, दे फील अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो लिखना कभी मत छोड़िएगा, ऑलराइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड तब भी अगर किसी वजह से लिखने का आपका मन नहीं कर रहा, ओके, आप जो लोग सेंटेंसेस लिख रहे हैं उनको पढ़िएगा ज़रूर कम से कम, ठीक है। सो या दैट्स ऑल आई हैव टू से। आई विल सी यू टुमारो।